अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 217 सुजॉय का फैसला। तानिया की वो बात सुजॉय और जेनी दोनों को कुछ चुप सी गई, लेकिन जेनी ने अपने आप को संभालते हुए कुछ हंसकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है मैम, वो दरअसल सुबह से ही कुछ इंडिजेशन जैसा महसूस हो रहा था। अभी काफी देर से भूखी थी और अचानक से इतना खा लिया, शायद इसी वजह से वॉमिटिंग हो गई। डॉक्टर तानिया ने उसे ऐसे बोलते देखा तो बोली, अरे तुम तो इतनी सफाइयां देने लगी। अरे मैंने तो यूं ही मजाक से कहा था, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे जैसी सिंसियर डॉक्टर ऐसी गलतियां थोड़ी करेगी। कहते हुए उन्होंने सुजॉय पर भी एक नजर डाली। वो सिर झुकाए हुए बैठा खामोशी से अपना पचा हुआ खाना खत्म कर रहा था। कुछ ही देर में जब डिनर फिनिश हो गया तब डॉक्टर तानिया ने उठते हुए कहा, चलो बेटा अब मैं निकलती हूँ, मुझे कुछ और जगह भी जाना है, तुम दोनों एंजॉय करो। फिर उन्होंने सुजॉय की तरफ मुड़ते हुए कहा, नाइस टू मीट यू मिस्टर सुजॉय, आपसे मिलकर वाकई बहुत अच्छा लगा। सुजॉय ने मुस्कुराते हुए उनसे हैंडशेक किया और बोला, सेम हियर मैम, आई विश कि आप हमारी शादी भी अटेंड करें। डॉक्टर तानिया हाँ में सिर हिलाती हुई बाय बोलकर वहां से चली गईं। उनके जाने के बाद सुजॉय ने जेनी से कहा, अब हम भी चलें? लेकिन जेनी उसकी बात का जवाब देने की बजाय हर शून्य में निहारती जा रही थी। तब सुजॉय ने वापस उसकी बगल वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? तुम्हें कहा है ना कि अभी कुछ महीनों तक किसी टेंशन को अपने सर पर सवार मत करो। जेनी उसे बैठे हुए देखकर जैसे ख्यालों से जागी। उसने एक नजर सुजॉय के चेहरे पर डाली और कहा, टेंशन कैसे नहीं लूं सुजॉय, हर गुजरते हुए दिन के साथ मेरे आसपास के लोगों को मुझ पर शक होता जा रहा है। सुजॉय ने कुछ चौंकते हुए पूछा, शक? कैसा शक? जेनी उसका सवाल सुनकर एकदम से रुआंसी होते हुए बोली, प्रेगनेंसी की वजह से चक्कर आना, वॉमिटिंग और जल्दी टायर्ड हो जाने की वजह से हॉस्पिटल में सबने सवाल करने शुरू कर दिए हैं, और उस पर अब कुछ ही दिनों में बेबी बम भी नजर आने लगेगा सबको। उसकी बात सुनकर सुजॉय ने कुछ फिक्रमंदी भरे लहजे में पूछा, ओके तो ये बात है। फिर कुछ देर तक सोचने के बाद सुजॉय ने गहरी सांस ली और कहा, तुम मुझे साफ साफ बताओ जेनी कि तुम मुझसे क्या चाहती हो? जेनी ने अपना झुका हुआ सिर उठाकर सुजॉय की नजरों में देखते हुए कहा, तुम मेरे सवाल का जवाब दो सुजॉय, कि तुमने मुझसे आनन फानन में एंगेजमेंट क्यों की? सुजॉय ने उसकी आंखों में देखते हुए इस सवाल का मतलब समझने की कोशिश की और धीरे से बोला, ऑब्वियसली मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं चुरा सकता था। तुम्हारी प्रेगनेंसी की खबर मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए। क्यों? जेनी ने उसका सवाल नजरअंदाज करते हुए कहा, और इसलिए ना कि इस बच्चे को तुम्हारा नाम मिल सके। सुजॉय ने हामी भरते हुए सिर हिलाया तो जेनी ने आगे कहा, लेकिन तुम ही सोचो सुजॉय, इस तरह शक होते हुए अगर दुनिया को यह पता चल ही गया कि मैं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हूँ, तो फिर तुम्हारे जिम्मेदारी निभाने का कोई फायदा भी रह जाएगा। जेनी ने कहा तो जैसे सुजॉय चौंकते हुए बोला, लेकिन मैंने कहा तो है कि मेरी इस फिल्म के रिलीज होने के बाद मैं शादी कर लूंगा। इस बार जेनी ने कुछ झुंझलाते हुए कहा, तब तक आधी दुनिया को पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मैं सबका हाथ पकड़ पकड़ कर उन्हें ये तो नहीं बताती फिरूंगी ना कि बच्चा सुजॉय पाहुजा का ही है। सुजॉय उसकी बात खामोशी से सिर झुकाए हुए सुने जा रहा था। वो इस बार जेनी की कोई बात टाल भी नहीं सकता था, क्योंकि जेनी जो कुछ भी कह रही थी वो काफी हद तक लॉजिकल था। सही भी तो है, मैंने आनन फानन में जेनी से सगाई इसीलिए तो की थी कि उसके बच्चे को अपना नाम दे सकूं। अब जब लोगों को ये पता चल जाएगा कि जेनी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट है, तो बातें बनाने वालों को मौका तो मिल ही जाएगा। फिर उसके सगाई और शादी का मतलब ही क्या रह जाएगा। यही सब सोचते हुए सुजॉय घर वापस आ गया। अब उसे अपने कमरे में जाकर अपना फाइनल डिसीजन ले लेना था। सुहाना और माया के सारे इश्यूज रिजॉल्व होने के बाद लैला ने उसी शाम पार्थो को फिल्म शुरू करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया था, और पार्थो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने अगले दिन ही मुहूर्त ऑर्गेनाइज कर लिया। मुहूर्त के मौके पर सभी जाने माने फिल्म स्टार मौजूद थे। सभी की जुबान पर बस इसी बात की चर्चा थी। कई सारी जानी मानी एक्ट्रेसेस को छोड़कर पार्थो ने कल की आई हुई लैला को इतने बड़े बजट वाली फिल्म के लिए लिया था। कईयों के कलेजे पर सांप लौट रहे थे।
लैला दबी दबी जुबान में की जा रही सबकी बातें अच्छे से सुन रही थी, लेकिन इन सब से उसका मन जरा भी परेशान नहीं हो रहा था। ये तो वो ख्वाब है लैला जो तूने कभी देखे भी नहीं थे। इस पल को बस एंजॉय कर लैला। इससे जुड़ी सारी परेशानियों को पीछे छोड़कर उनकी फिक्र छोड़ दे। वो ये सब सोचती हुई फिर से कुछ अलग होकर आके खड़ी हो गई। शाम ढलती हुई रात में बदल चुकी थी। यहाँ से वो झिलमिलाती हुई रोशनी और लोगों के हुजूम को देख रही थी। तभी उसके पीछे से एक आवाज उभरी, जिसके लिए सारा तमाशा है। हैरत की बात तो ये है कि वो इस तमाशे से दूर है। लैला ने उस आवाज पर पीछे पलटकर देखा तो सामने तंज भरे अंदाज में मुस्कुराती हुई दिव्या खड़ी थी। उसे देखते ही लैला की भवें सिकुड़ सी गई। उसने कुछ सख्त लहजे में कहा, ऐसे तमाशा करना तो तुम्हारा तरीका है ना दिव्या, मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ? ये सुनकर दिव्या ने अनजान बनते हुए कुछ गुस्से में कहा, तमाशा? कैसा तमाशा? तुम कहना क्या चाहती हो लैला? लैला ने उसकी तरफ देखकर उसे कुछ और जलाते हुए कहा, वही जो तुम कर गुजरी हो। लेकिन पता है दिव्या, मैं ना आज तक यही नहीं समझ पाई कि आखिर तुम्हें रास्ते में कांटे बिछाकर मिलता क्या है। उसकी इस बात पर दिव्या का दिल तो चाहा कि वो उसके आने के बाद से लेकर अब तक की अपनी सारी खुन्नस का जिक्र कर दे, लेकिन वो चाहकर भी अभी ये जाहिर नहीं कर सकती थी कि वो रिपोर्ट उसने किस मकसद से छपवाई थी। उसने एकदम से बात पलटते हुए जल्दी से कहा, मुझे नहीं पता तुम क्या क्या बोल रही हो लैला। मैं क्यों तुम्हारी राह में कांटे बिछाने लगी? भला मेरा और तुम्हारा भी कोई कंपैरिजन है? इस गुमान में मत रहना कि 4 फिल्में हिट हो जाने से तुम कोई दिव्या सिंह के बराबर की हीरोइन बन जाओगी। दिव्या का लहजा काफी जलील कर देने वाला था, लेकिन लैला ने मुस्कुराते हुए उसी अंदाज में उसे जवाब दिया, तुम बराबर की हीरोइन बनने की बात करती हो दिव्या? आंखें खोलकर देखो, मैं तुमसे कहीं आगे निकल चुकी हूँ। तभी तो पार्थो सर की गर्लफ्रेंड होते हुए भी तुम उन्हीं की इतनी बड़ी फिल्म में साइड रोल के लिए काम कर रही हो, और मैं उसी फिल्म की लीड एक्ट्रेस के रूप में। लैला का जवाब सुनकर दिव्या का चेहरा तमतमा सा गया। वो कुछ बोलती उससे पहले ही लैला ने आगे कहा, लेकिन वो क्या है ना कि मैं तुम्हारी तरह अपना रौब झाड़ने में बड़प्पन नहीं समझती, इसीलिए मैं नहीं कहूंगी तुम्हें ये सब। बल्कि मुझे बस इतना कहना है कि जो कुछ भी तुमने 2 दिन पहले किया है ना, अगर फिल्म की शूटिंग के दौरान फिर से वैसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो फिर इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, ये भी याद रखना कि मैं तुम्हारी तरह छुप कर वार करने वालों में से नहीं हूँ। मैं जो भी करूंगी ना वो दुनिया देखेगी। कहते हुए लैला की आंखें जैसे शोले की तरह उबल रही थीं। दिव्या उसका ये रूप देखकर हैरान थी। डरी सहमी बातों को नजरअंदाज करने वाली लैला आज उसे दूसरे ही रूप में नजर आ रही थी। लैला अपने मन की सारी भड़ास निकालकर वहां से वापस लोगों की भीड़ की तरफ बढ़ गई थी, जबकि दिव्या ने उसे जाता हुआ देखकर मन ही मन में सोचा, अब तुम जितना भी गुस्सा होकर जाओ लैला, लेकिन मैं तो अपने इस मकसद में कामयाब हो ही गई। अब भले ही तुमने माया और सुहाना को मना लिया हो, लेकिन उनका गुस्सा और उनकी नाराजगी तो तुम्हें झेलनी ही पड़ी ना। सोचते हुए दिव्या के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। 2 दिनों से किसी जरूरी काम की वजह से बंबई से बाहर रहने के बाद सुधांशु आज वापस लौटा था। लौटते ही उसने सबसे पहले सिस्टर रीटा से मिलने का वक्त तय किया था। ऑफिस से असाइलम की तरफ निकलने से पहले सुधांशु ने सोहन को भी साथ लेने के लिए उसे कॉल करना चाहा, लेकिन उसे तभी ध्यान में आया, कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी माई का कुछ पता नहीं चला तो सोहन की उम्मीद एक बार फिर से टूट जाएगी। इसलिए बेहतर है कि जब तक मैं पूरी तरह से श्योर न हो जाऊं तब तक मुझे सोहन को इस खबर के बारे में बताना नहीं चाहिए। ये ख्याल आते ही सुधांशु सोहन को कॉल करने का इरादा छोड़कर अकेले ही असाइलम के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर जब वो सिस्टर रीटा के केबिन में पहुंचा तो उन्होंने कहा, वाकई सुधांशु जी, आपने वो रिपोर्ट करके बहुत ही नेक काम किया है। अब देखिए ना, आपकी रिपोर्ट की वजह से ही आज बरसों से बिछड़े हुए लोग एक दूसरे से मिलेंगे। सुधांशु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये मेरे लिए बेहद सुकून की बात होगी सिस्टर, इन सब की वजह से मेरी रिपोर्ट बनेगी। वैसे कुछ सवाल हैं जो मुझे इस केस को वेरीफाई करने के बारे में पूछने थे, क्या मैं पूछ सकता हूँ? सिस्टर ने हाँ में सिर हिलाया तो सुधांशु ने कुछ सवाल पूछे कि माई को कौन सी जगह से उठाकर यहाँ लाया गया है,
सिस्टर से जवाब मिलने के बाद उसने आगे कहा, अब बस आखिरी सवाल, पब्लिक और खुद माई के रिलेटिव्स भी ये जरूर। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जानना चाहेंगे कि आखिर वो मसीहा कौन है जिसने 20 सालों से फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वाली महिला के लिए इतना बड़ा स्टेप उठाया। वो भी अगर एक बार को वो उन्हें किसी सरकारी असाइलम में ले जाते तो समझ में भी आती थी बात, लेकिन इतने महंगे प्राइवेट पागल खाने में किसी अजनबी के लिए ये सब करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सुधांशु के इसी सवाल से सिस्टर रीटा बचना चाह रही थी और सुधांशु ने वही सवाल पूछ लिया। सिस्टर ने गहरी सांस ली और फिर कहा, देखिए सुधांशु जी, जब भी हम हॉस्पिटल में किसी को एडमिट करते हैं तो हम उसके साथ ही कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी साइन करते हैं। तो इस पेशेंट के साथ साइन किए गए टर्म्स एंड कंडीशंस में हमें ऑर्डर है कि हम माई को यहाँ लाने वाले लोगों का नाम किसी के सामने भी डिस्क्लोज ना करें। सुधांशु ने यह सुना तो कुछ हैरान होते हुए बोला, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तब सिस्टर रीटा ने मुस्कुराते हुए कहा, होते हैं कुछ लोग ऐसे भी सुधांशु जी, जिनका हर एक नेक काम सिर्फ और सिर्फ गॉड के लिए होता है। माई को यहाँ लाने वाला शख्स भी ये नहीं चाहता कि उसके इस नेक काम की खबर दुनिया को लगे, बस इसीलिए हम नहीं बता सकते कि माई को यहाँ लेकर कौन आया था। सिस्टर की बात सुनकर सुधांशु कुछ सोच में पड़ गया। उसका खोजी पत्रकार वाला दिमाग किसी भी तरह से उस शख्स का नाम जान लेना चाहता था, लेकिन वो अभी सिस्टर के सामने जिद करके उन्हें और चौकन्ना नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने जल्दी से कहा, ठीक है सिस्टर, अगर आप लोग उस शख्स का नाम नहीं रिवील करना चाहते तो ना सही। फिलहाल की जांच से तो ये लगता है कि माई ही सोहन की माँ है। मैं उसे जल्दी से यहाँ लेकर आऊंगा ताकि वो अपनी माँ से मिल सके। सिस्टर ने श्योर कहकर सुधांशु को विदा कर दिया, लेकिन सुधांशु वहां से उठकर अपनी बाइक की तरफ बढ़ते हुए बस यही सोचे जा रहा था, माई को यहाँ लाने वाले का पता तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। इतनी बड़ी खबर मैं अपने हाथ से यूं ही तो नहीं जाने दे सकता। डिनर के बाद जेनी को घर पर छोड़कर सुजॉय वापस घर आ चुका था। आहूजा साहब और लतिका जी अभी डिनर कर ही रहे थे। लतिका जी ने उसे देखते ही कहा, ओह आ गए तुम, कैसी रही डिनर? सुजॉय ने उलझे अंदाज में छोटा सा जवाब दिया, अच्छी थी। आहूजा साहब गौर से उसके चेहरे को देखते हुए बोले, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों दिख रहे हो? सब ठीक था ना बेटा? आहूजा साहब की पारखी नजरों को महसूस करके सुजॉय ने जल्दी से खुद को नॉर्मल करते हुए अपने एक्सप्रेशंस चेंज किए और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ डैड, वो बस जेनी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो उसे घर ड्रॉप करके आया। ये सुनकर लतिका जी कुछ परेशान होते हुए बोली, क्या हुआ जेनी को? तब सुजॉय ने उन्हें जेनी की वॉमिटिंग आने के बारे में बताया। लतिका जी ने कुछ चैन की सांस लेते हुए कहा, ओ फिर ठीक है, ऐसी हालत में तो होती रहती है वॉमिटिंग, नॉर्मल है ये सब, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। फिर उन्होंने कुछ ठहर कर सुजॉय को देखते हुए कहा, ऐसे मुझे ये देखकर अच्छा लग रहा है बेटा कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हो। जेनी और आने वाले बच्चे का ख्याल किसी जिम्मेदार हस्बैंड और पापा की तरह रख रहे हो। सुजॉय ने एक फीकी मुस्कुराहट देते हुए लतिका जी को देखा और फिर मन ही मन उन शब्दों को तैयार करने लगा जो उसे अभी लतिका जी और पाहूजा साहब के सामने कहने थे। उसने जैसे ही देखा कि दोनों डिनर फिनिश कर चुके हैं तो उसने जल्दी से कहा, माँ डैड, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। आखिर सुजॉय को लतिका जी और पाहूजा साहब से ऐसा क्या कहना था जिसे कहने के लिए उसे इतनी हिम्मत करनी पड़ रही थी? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।